हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 21 ऑफ अक्टूबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 21 अक्टूबर 2020 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। और नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पे जाओ, इस लिंक को क्लिक करो और जाकर ये चैनल अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। साथ ही साथ द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स को हम लोग एक डिजिटल फॉर्म में नोट्स में कन्वर्ट करके आप लोगों को यहाँ पर दे देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहला आर्टिकल हमें ये नजर आएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब ने जो है नेशंस के लिए कुछ कॉशंस दिए। बोला कि जो वायरस है वो आज भी हमारे आसपास ही है, करना क्या है, हम लोगों को सतर्कता से रहना है। और साथ ही साथ ये भी बोला जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सही बात है, जब तक दवाई नहीं आ जाती, जब तक वैक्सीन नहीं आती, तब तक कोई भी ढील ना छोड़े, बिल्कुल भी। ओके, क्योंकि ढील छोड़ते हैं तो कोविड-19 अपने आप ही जो है राइज होगा, जिससे कि हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि हाँ भाई, अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आप लोगों को भी पूरी तरह से सतर्क रहना है। और जो है रोल ऑफ मीडिया बताया कि जो मीडिया वगैरह है, सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर सकते हैं लोग, इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग को ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। और हम इस चीज़ के थ्रू अवेयरनेस फैला सकते हैं कोविड-19 से रिलेटेड। तो मीडिया के थ्रू यहाँ पे जो है मीडिया का एक रोल प्ले हो सकता है कि जो मीडिया है वो क्या कर सकती है, अवेयरनेस फैला सकती है इस कोविड-19 के रिगार्डिंग। ओके, कि किस तरीके से हम लोग को सेफ्टी परख के रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये नजर आएगा, कोविड-19 ग्लूम के अंदर हमारा एफडीआई ब्लूम हो गया है। कोविड-19 को जो हमारी सैडनेस चल रही है उसमें एफडीआई हमारा खिलखिलाता हुआ नजर आया, यानी कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो हमारा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पैसा वगैरह इनफ्लो हो रहा है अब हमारी कंट्री में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या होता है, मान लो कि कोई कंट्री है, यूएस है, वो आकर हमारी कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, उसको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा उससे। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये नजर आएगा, यहाँ पर मैंने ये कल भी बताया था आप लोगों को इसके बारे में। इस आर्टिकल में बेसिकली है क्या कि जो हमारे सोल्जर्स इंडियन आर्मी है, उसने चाइना के एक, आप कह सकते हो पीपल लिबरेशन आर्मी के एक सोल्जर को, चाइना के एक, क्या कह सकते हो, एक आर्मी मैन को कैप्चर कर लिया था एलएसी के पास। ठीक है, तो उसे अभी रिटर्न नहीं करा है। तो अभी यहाँ पर चाइना ने क्या बोला, सोल्जर वॉज हेल्पिंग हर्डर्स, यानी कि जो सोल्जर्स वहाँ पे आसपास घूम रहे थे, एलएसी के आसपास थे, वो लोग वहाँ पे चारवाहों की, जो ये हर्डर्स शायद चारवाहे होते हैं, ठीक है, एक बार देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद चारवाहे होते हैं जो कि चराने वगैरह जाते हैं अपने जानवर्स को, है ना, जानवर को। तो फिर जो ये हर्डर्स हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है जो चाइना है उसने ये बोला कि जो सोल्जर हैं वो सिर्फ और सिर्फ हर्डर्स की जो है वो हेल्प कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है हमने क्या करा, यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, इंडियन आर्मी ने क्या करा, एक सोल्जर को वो कैप्चर कर लिया, है ना, एक सोल्जर को हम लोगों ने कैप्चर कर रखा है। और इंडियन आर्मी ये बोल रही है कि हम लोग तभी रिटर्न करेंगे जब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी। फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग इस इंसान को रिटर्न नहीं कर सकते। ओके, इसी के बारे में है। और यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट आ जाता है बस खाली, यहाँ पे एलएसी जो कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इसको पकड़ा है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो एक बार और फिर से मैं बता देता हूँ आज। देखो, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो एक डिमार्केशन है। एक डिमार्केशन एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि हमारे इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया की साइड से देखोगे तो कितना लंबा है, 3488 किलोमीटर्स लॉन्ग है। चाइना की साइड से देखोगे तो 2000 किलोमीटर्स लॉन्ग है। कहाँ कहाँ पर है, ये 3 सेक्टर में डिवाइड करा गया है। एक ईस्टर्न सेक्टर में यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले एरिया में, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल वाले प्रदेश वाले एरिया में, वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख वाले एरिया में हमारे पास ये जो है डिवाइड करा गया है इस पूरे के पूरे एलएसी को। देखो, ये इस पिक्चर के थ्रू आपको ये भी समझ में आएगा जो इंडिया और चाइना है उसकी कहाँ कहाँ पर लड़ाई चलती है। जहाँ पर रेड रेड दिख रहा है यहाँ पे लड़ाई भी चलती है, और यहीं यहीं पर हमारे एलएसी भी हैं, ठीक है। वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर, ये हमारे एलएसी को डिवाइड करा गया यहाँ पर। और कितने किलोमीटर्स में, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बता दी गई हैं। ओके, और जो ये भी याद रखना, जो इंडिया और चाइना के बीच में विवाद रहता है, डिस्प्यूट रहता है, वो भी इन तीनों ही जगह पर रहता है। एक अक्साई चीन वाले एरिया में, इस अक्साई चीन के एरिया को चाइना ने अपने आप कब्जा रखा है, आपको पता होगा। और जो ये पीओके वाला एरिया, ये पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। हमारे पास जो है इतना एरिया है ना। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो है सेंट्रल सेक्टर है और उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर है। यहाँ पर ये तीनों ही जगह पर जो है इनके बीच में डिस्प्यूट रहता है, लड़ाइयाँ रहती हैं। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर और बढ़ते हैं आगे, चलते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये नजर आएगा, इसमें जो ये बोला जा रहा है कल्लेश्वरम इको क्लियरेंस है, ये जो प्रोजेक्ट है इसने लॉ वगैरह वायलेट्स करे हैं, इसका एनजीटी का कहना है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसका ये कहना है कि जो लॉ वगैरह वायलेट करे गए हैं कल्लेश्वरम इको क्लियरेंस के द्वारा। ओके, तो जो ये प्रोजेक्ट है इसके द्वारा। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है ये जो आप रीजनल न्यूज़ होती हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, स्टेट्स न्यूज़ होती हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट यहाँ पे फिर भी क्या इंपॉर्टेंट आप सभी को पता होगा, जो भी डेली व्यूअर है वो है इंपॉर्टेंट एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या काम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में चलो हम लोग पढ़ते हैं। अब जो ये टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करें इसकी एनजीटी की, तो ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी जो कि सेटअप करी गई अंडर एनजीटी एक्ट 2010। तो 2010 में हम इस बॉडी को लेकर आए थे, इस एक्ट के थ्रू हम इसको लेकर आए, और ये जो है जब हमने इसको लेकर आए इस बॉडी को, और इस बॉडी का काम क्या था, जो हमारा एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, जो फॉरेस्ट है उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्वेट कर सकते हैं, ये सारे स्टेप कौन उठाता है? हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नाम से समझ लेना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि पूरी तरह से हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम है। और जो ये एनजीटी हमने एस्टेब्लिशमेंट किया था इसका, जब हमने 2010 में इसको लेकर आए थे, तो इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री था जो कि एनवायरमेंट रिलेटेड काम कर रहा था। इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जिसने कि ऐसी कोई एनजीटी टाइप जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टाइप की बॉडी लेकर आया था। ओके, तो इसको भी याद रखना। और जो है अगर आपको यहाँ पर कोई एप्लीकेशंस वगैरह अपील करनी होती है इसके अंदर, तो 6 महीने यहाँ पर सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, एनजीटी यहाँ पे मैंडेट करता है कि मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन या फिर अपील होती है वो फाइनली विद इन 6 मंथ्स ऑफ फिलिंग ऑफ द सेम। यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे सारी चीज़ होती है जब तक आप फिल करते हो फॉर्म को। उसके बाद जो ये एनजीटी है यहाँ पर आप देखोगे इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और कुछ इसका ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में इसके अदर 4 ब्रांचेस हैं। इसके बारे में भी आप लोग याद रखना। ओके, एक छोटा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वापस नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपको यहाँ पर ये नज़र आएगी, ये पेज नंबर 10 के ऊपर है, बी कॉशंस ऑफ री इन्फेक्शन। आईसीएमआर ने बोला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बोला, भाई बी कॉशंस ऑफ री इन्फेक्शन, यानी कि ध्यान रखो ये री इन्फेक्शन भी हो रहा है। हम लोगों को ऐसे केसेस मिलने लगे हैं जो कि लोग कोविड-19 से री इन्फेक्ट हो रहे हैं, यानी कि एक बार ठीक हो गए तो उसके बाद वापस जो है ये री इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा यहाँ पर आईसीएमआर के द्वारा बोला जा रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी बताएंगे आईसीएमआर के बारे में, लेकिन पहले आप इससे पहले यहाँ पर ये जानो कि ये री इन्फेक्शन मतलब किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा वगैरह आ रहा है जो कि कोविड-19 री इन्फेक्शन देखा जा रहा है। देखो, जब किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, इन्फेक्शन अगर हो जाता है ये कोविड-19, तो उसे क्या होता है कि 3 से 5 महीने लगते हैं। ठीक है, उसको पूरी तरह से जो है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज होने के लिए, यानी कि 3 से 5 महीने तक, मान लो उसे किसी इंसान को कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया, तो उसके बाद उसे 3 से 5 महीने तक उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ रहती हैं, ठीक है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हो सकता है कि उसके बाद यानी कि 90 डेज़ के बाद जो है किसी पर्सन को वापस री इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो फिर उसको ही हम लोग कहते हैं री इन्फेक्शन। यानी कि री इन्फेक्शन है क्या बेसिकली, कि किसी को मान लो किसी पर्सन को, इस पर्सन को कोविड-19 हो चुका है, ये कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। ओके, तो इसकी जो यहाँ पर पहले इसका इलाज वगैरह होगा, तो इसकी जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ रहेंगी जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगी, इसका इम्यून सिस्टम वर्किंग में रखेंगी, जिसकी वजह से ये ठीक हुआ है। वो इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो 3 से 5 महीने तक जो है रहेंगी, एक्टिव रहेंगी। लेकिन फिर उसके बाद जो है यहाँ पर चांसेस हैं कि जो 90 डेज़ बाद री इन्फेक्शन हो सकता है, उसे वापस इन्फेक्शन हो सकता है इस चीज़ का, तो उसे हम लोग कहते हैं री इन्फेक्शन। ये हमारे आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा ने इसके बारे में समझाया है। ओके, नाउ अब आईसीएमआर के बारे में भी कवर कर लेते हैं हाथों हाथ। तो जो ये टॉपिक है हमारा आईसीएमआर, वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। आईसीएमआर हमारी एक अपेक्स बॉडी है इंडिया की, जो कि बायोमेडिकल रिसर्च वगैरह की प्रमोशंस के ऊपर, कोऑर्डिनेशंस, फॉर्मुलेशंस यानी रिसर्चिंग वगैरह के ऊपर काम करा जाता है। किस चीज़ के ऊपर काम करा जाता है? रिसर्चेज वगैरह के ऊपर काम करा जाता है। ओके, तो इसको याद रखना। और यहाँ पर ये भी याद रखो कि जो इसका आईसीएमआर का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आईसीएमआर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है जो भी मेडिकल रिसर्चेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट हो सके। अगर जितनी से ज़्यादा रिसर्चेस होंगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को पता, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें पता चलेंगी। ओके, तो ये मेडिकल रिसर्च के बारे में बोला गया। उसके बाद यहाँ पे इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड देती है। किसकी हेल्प से? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इसको फंड दिया जाता है, और उस फंड की वजह से ये जो हमारी बॉडी है ये आगे रन करती है। ओके, नाउ इसे भी कवर किया।
अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग को ये आर्टिकल दिखेगा। ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में, ये आ रहा है फेल्यूडा टेस्ट के बारे में। फेल्यूडा टेस्ट जो है ये अवेलेबल होने वाला 31 अक्टूबर से। 31 अक्टूबर से फेल्यूडा टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। ओके, ये फेल्यूडा टेस्ट एक रैपिड टेस्ट होता है। रैपिड टेस्ट मतलब कि 1 घंटे के अंदर अंदर, मान लो 45 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। पेपर स्ट्रिप टेस्ट होता है ये। चलो मैं आपको फेल्यूडा टेस्ट के बारे में बताता हूँ। अब ये जो फेल्यूडा टेस्ट है कोविड-19 का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस पेपर 3 में हमारा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में यहाँ पर ये पहले भी था न्यूज़ में, आपको पता होगा जब ये फेल्यूडा टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे इस कोविड-19 की टेस्टिंग को। कोविड-19 का एक तरीके से आप कह सकते हो, और दूसरा टेस्ट है ये फेल्यूडा। जैसे हमारा एक आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, वैसे ही हमारा ये दूसरा फेल्यूडा टेस्ट भी होता है। ओके, इसके बारे में बात करें तो जो ये फेल्यूडा है, एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करता है कोरोना वायरस 1 घंटे के अंदर अंदर। 45 मिनट के अंदर अंदर आपकी टेस्टिंग कर दी जाती है और यहाँ पर पेपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करा जाता है। फेल्यूडा एक एक्रोनियम है। एक्रोनियम है किसका, एफ एन कैस 9 का। एफ एन कैस 9 का यहाँ पे एक एक्रोनियम है फेल्यूडा। ठीक है, यानी कि इसका एफ वर्ड इस्तेमाल करा गया है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है, एफ एन कैस 9। आपने एक नाम सुना होगा क्रिस्पर कैस 9, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और उनको जो क्रिस्पर कैस 9 जो इन्वेंट किया है, इन्होंने डिस्कवरी करी है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री की फील्ड में, आप लोगों को पता होगा। तो उसी से यहाँ पर रिलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत। यहाँ पर क्या है, ये फेल्यूडा एक एक्रोनिम है किसका, एफ एन कैस 9 एडिटर का। अब यहाँ पर क्या करा जाता है, डिटेक्ट करा जाता है कोरोना वायरस, और ये एक्सपेक्ट करा जाता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प फुलफिल एन अर्जेंट नीड ऑफ द रैपिड टेस्टिंग इन इंडिया। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि जो इंडिया में रैपिड टेस्टिंग कंडक्ट कराने के लिए पूरा का पूरा ये एक अच्छी तरीके का टेस्टिंग है, इससे हम लोग ये काम कर सकते हैं और इस टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज़ द फर्स्ट सच इंडिजीनियस टेस्ट किट टू बी डेवलप्ड इन इंडिया बेस्ड ऑन द क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी, इसके बारे में एक वीडियो भी पड़ी हुई है क्रिस्पर पे। क्रिस्पर पे, ये जो क्रिस्पर है, आपको यहाँ पे पूरी वीडियो मिल जाएगी। मैंने चैनल पे एक सेपरेट वीडियो बना के डाल रखी है इसके बारे में, जो नोबेल प्राइज़ मिला है दो केमिस्ट्री की फील्ड में 2 विमेन को, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना के रख रखी है, तो आप जाकर उससे भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करें क्रिस्पर कैस 9 की। यहाँ पर बात करी जा रही है, ये एक यहाँ पर इस तरीके से जो ये फेलुडा है, ये फेलुडा एक इंडिया ने खुद ने अपनी तरफ से इसको डेवलप करा है। फेलुडा टेस्ट को अपनी तरफ से खुद ने डेवलप करा है। किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, क्रिस्पर कैस 9 के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ से यहाँ तक पूरी क्रिस्पर के बारे में बातें बताई गई हैं, तो क्रिस्पर कैस 9 के बारे में आप जाकर उस वीडियो से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करें जो ये फेलुडा टेस्ट है, इसकी कंपैरिजन की बात करें, ये आरटीपीसीआर टेस्ट से अच्छा है या बुरा है, तो देखें आरटीपीसीआर टेस्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फेलुडा टेस्ट में बहुत कम टाइम लगता है। फेलुडा टेस्ट क्या करता है, जीन एडिटिंग का काम, जैसे कि क्रिस्पर कैस 9 करता है ना। फेलुडा टेस्ट यूज़ करता है जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर कैस 9 को, ताकि टारगेट कर सकें आइडेंटिफाई जीनोमिक सीक्वेंसेस ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। यानी कि जो ये नोवल कोरोना वायरस है, इसका जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर ये टेस्टिंग करी जाती है, और इसके थ्रू यहाँ पे पता चल जाता है, पूरा का पूरा आपकी जीन्स की टेस्टिंग हो जाती है, जिसके थ्रू यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आरटीपीसीआर की बात करें तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इसकी फुल फॉर्म है। ये वायरस को डिटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल विच इज़ द राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए को यहाँ पर ये पहली बात क्या करता है, आरएनए को कन्वर्ट करा जाता है डीएनए में, फिर उसके बाद डीएनए की टेस्टिंग होती है। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, मैं काफ़ी बार इसके बारे में बता चुका हूँ। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो फेलुडा टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है एज़ कंपैरिजन टू दी आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो है वो बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन जो फेलुडा टेस्ट है वो कम से कम 500 रुपये से 500 रुपये से कम, यहाँ पे 500 रुपये में ये टेस्टिंग हो जाती है। और जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग है उसके में कम से कम 4500 रुपये चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ अगर हम मशीनरीज की बात करें, क्यों इतना पैसा आरटीपीसीआर टेस्टिंग में क्यों जा रहा है, क्योंकि आरटीपीसीआर में हम लोगों को जो है मशीन्स वगैरह की ज़रूरत होती है। फेलुडा टेस्ट ऑल्सो डज नॉट रिलाई ऑन एक्सपेंसिव टाइम पीसीआर मशीन्स फॉर आरएनए आइसोलेशंस, यानी कि जो फेलुडा टेस्ट है वहाँ पे हम लोग को इतनी कोई मशीन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं चाहिए होती है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्टिंग में हम लोग को मशीन्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा। ये आर्टिकल है बेसिकली चाइना अपोज कर रहा है इंडिया ताइवान ट्रेड टाइज को। इंडिया और ताइवान के जो टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिया और ताइवान में जो है, इन दोनों के बीच में जो व्यापार है, ट्रेड डील है, वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इंडिया और ताइवान के बीच में यहाँ पर जो है ट्रेड डील वगैरह भी हुई थी पहले भी, और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी हुआ है दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो अच्छे खासे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे चाइना जो है बीच में आया है और ये कह रहा है कि चाइना अपोज करता है, चाइना अगेंस्ट है इंडिया ताइवान के ट्रेड टाइज के।
जो इंडिया ताइवान के जो कि व्यापार के रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है चाइना, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और पता चलेगी, जो ताइवान है, ठीक है, ताइवान यहाँ पर मैं आपको चलो मैप में दिखाता हूँ ताइवान कहाँ पर है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा मैप और आ गए हम लोग, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, अब इंडिया से थोड़ा सा इधर आओगे तो ये हो गया हमारा चाइना। अब चाइना से थोड़ा सा इधर जाओगे तो ये हो गया हमारा ताइवान। ये एक छोटी सी जगह यहाँ पर, ये है हमारा ताइवान, और ये हमारा बराबर में जो है चाइना। ओके, अब चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है ताइवान हमारा पार्ट है, लेकिन ताइवान क्या कहता है? हम अपना खुद के इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये हमारा खुद का अलग पार्ट है। लेकिन चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि ये ताइवान जो है ये हमारा पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी काफ़ी सारे टसल रहता है, इन दोनों के बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में। अब लेकिन बात करी जा रही है इंडिया और ताइवान के रिलेशंस के बारे में, तो दोनों की आप देख सकते हो जो लोकेशन क्या क्या है। इंडिया की ये लोकेशन हो गई, ताइवान इसके यहाँ पर, ये चाइना हो गया, और चाइना से थोड़ा सा इधर हो गया हमारा ताइवान। ओके, तो इसको देख लेना। और ताइवान से हमेशा डिस्प्यूट रहता है चाइना का, तो इसे भी याद रखना। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको ये भी याद रखना है कि ताइवान जो है ये मानता है कि हम लोग एक अकेली कंट्री है, अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि नहीं, ये हमारा पार्ट है। इस चीज़ को भी याद रखना। ओके ना हो तो हम लोगों ने यहाँ पर चाइना ताइवान का वो चाइना ताइवान की लोकेशन देखी, और इंडिया ताइवान के रिलेशन के बारे में पढ़ा कि जो इंडिया ताइवान की ट्रेड टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और उसको देखते हुए चाइना अपोज करता है इन लोगों को। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर रही है टू गिव डिटेल्स ऑफ सीआईसी एप्लीकेशन। सीआईसी एप्लीकेशन यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की यहाँ पे जो है वैकेंसीज वगैरह हैं। ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है विच हैज़ बीन वैकेंट फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से यहाँ पर जो है ये सीआईसी की वैकेंसीज वगैरह खाली हैं। ठीक है, अब इनके थ्रू क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो रिफ्यूज़ कर रही है इस सीआईसी की एप्लीकेशंस के डिटेल के बारे में बताने के लिए। हालांकि जो आरटीआई रिक्वेस्ट है वो आप कह सकते हो टर्न डाउन हो चुकी हैं। अभी इसके बारे में हमने डिटेल में आर्टिकल पढ़ा था, कुछ ही दिन हुए हैं, एडिटोरियल में कवर किया था इसके बारे में। ये बोला जा रहा है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का हमारे पास ये हक है, हम इसका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कुछ। जब हमने इसका इस्तेमाल किया, आरटीआई की रिक्वेस्ट करी हमने, ठीक है, लेकिन तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें जो है इसका सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। जो हमने रिक्वेस्ट करी है इस आरटीआई के थ्रू, इसका जवाब हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने पूछा जो सीआईसी एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो ये वैकेंसीज वगैरह हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसकी डिटेल्स देने से मना कर दिया है। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका इस्तेमाल कराए ना, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन को पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो पढ़ लेते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19(1) के तहत यहाँ पे लाया गया था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1) में हमारा ये आरटीआई एक्ट भी है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको हक दिया गया है, आपके पास हक है कि आप सरकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो सरकार से, तो आपको यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन में पूरा का पूरा हक दिया हुआ है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 जो गवर्नमेंट है उसने इनेक्ट किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में। ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट दे देता है, और इस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करके आप गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, आपको एक एप्लीकेशन डालनी होती है, और उसके थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है जवाब भी देना होता है ना। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट अगर जवाब नहीं देती है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे कोई स्टेप्स भी उठाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। जो व्हाट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है इस आरटीआई के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है बंदा, लेकिन वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि हमारी सॉवरेंटी को अफेक्ट ना करे, हमारी इंटीग्रिटी को अफेक्ट ना करे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आरटीआई के, तो यहाँ पर आप लोग भी ये भी देख सकते हैं कि क्या करना, हमारे सिटीजन्स को पावर देना कि भाई हमारे पास पावर है कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये एक्ट प्रोमोट करता है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है, हम अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो गवर्नमेंट को उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, यानी कि सारी चीज़ें बाहर रहेंगी, कोई छुपा हुआ नहीं रहेगा कुछ भी। ओके, तो जो ये एक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। करप्शन, जो गवर्नमेंट अगर करप्शन वगैरह करती है तो इसके बारे में भी जो है खुलासा एकदम से ही हो जाएगा। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक अच्छा आप कह सकते हो, इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है। और मतलब कि आरटीआई एक्ट काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम लोग इसे टर्न डाउन करते जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो जो है आप जवाब ही नहीं देती है। ठीक है,
चाहती नहीं है कि कुछ कुछ भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिवील करना। तो यहाँ पर उसी के बारे में ये बताया गया। इसके बारे में हमने एक आर्टिकल कवर किया था, एडिटोरियल। आई होप अपने लोगों ने देखा होगा कि जो आरटीआई एक्ट है वो आज के टाइम पे जो है काम ही नहीं कर रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग इतने सारे एप्लीकेशंस डालते हैं हर साल, जो है काफ़ी मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस जो है यहाँ पर डाले जाते हैं आरटीआई में, लेकिन जो है गवर्नमेंट अपना जवाब नहीं देती है। ओके, तो आरटीआई का बेसिकली काम क्या है कि हमारे पास पावर दे दी जाती है आर्टिकल 19(1) में, ए में 1 में, कि हमारे पास पावर दे दी जाती है कि हम लोग जो सरकार है उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है क्वाड ग्रुप के बारे में। क्वाड ग्रुप है शुड इवेंचुअली बिकम फॉर्मलाइज, यहाँ पे बोला गया है स्टीफन बेगन के द्वारा। यहाँ पे ये कौन है, यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो इनके द्वारा बोला गया जो क्वाड ग्रुप है उसे और ज़्यादा फॉर्मलाइज होना चाहिए, और ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो अपने काम में फॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। और जो ये क्वाड ग्रुप है इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो क्वाड ग्रुप यानी बात हो रही है यहाँ पे क्वाड रिलेटेड डायलॉग की, तो इसके बारे में भी कवर करते हैं। सबसे पहले जो क्वाड ग्रुप है उसमें 4 कंट्रीज है। कौन कौन सी है, फ्लैग आपको किस किस का दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, जापान। ठीक है, इन दोनों का फ्लैग चारों का फ्लैग दिख रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग में 4 कंट्रीज हैं, वो कौन कौन सी हैं, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये चारों मिलकर काम करती हैं। ठीक है, और ये जो आइडिया है सबसे पहले कौन लेकर आए थे, प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब लेकर आए थे 2007 में, लेकिन फिर यहाँ पर उस समय इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर 2012 में आया, फिर 2017 में, 2012 में जो है ऑस्ट्रेलिया इसमें ऐड नहीं हो पाया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऐड नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद 2017 में, नवंबर 2017 में इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये पूरे के पूरे सब एक साथ जुट हो गए। और क्या करना काम है इनका, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके ऊपर ध्यान रखना, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, साथ ही साथ आज के टाइम पे जो चाइना है उसको टैकल आउट करने का काम भी है, क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन वगैरह दिखाता है इंडो पैसिफिक रीजन वगैरह में। तो फिर यहाँ पर ये चारों कंट्रीज एकजुट हैं, आप कह सकते हैं, एक कह भी सकते हैं कि जो चाइना है, चाइना को टैकल आउट करने के लिए यहाँ पर ये लोग साथ में खड़े हैं। ओके, क्योंकि चाइना की कुछ हरकतें ही ऐसी हैं, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। और अभी आपको पता होगा एक आर्टिकल और आता है, एक आर्टिकल और आ रहा है आजकल डेली की, जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो है हमारे नेवल एक्सरसाइजेज है उसके अंदर, मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी ऐड होगा अब की बार। ठीक है, ये मैंने कवर करा है, सुबह की जो वीडियो आती है डेली आईएएस एग्जाम डोज में, उसमें मैंने कवर किया है कि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं उसके अंदर अभी ऑस्ट्रेलिया अभी तक ऐड नहीं था। ऑस्ट्रेलिया इसमें काम नहीं कर रहा था इसके साथ में, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हो रहा है। तो पहले क्या था, पहले ये बायलेटरल हुआ करता, जो जो मालाबार एक्सरसाइजेज है वो बायलेटरल हुआ करती थी इंडिया और यूएसए के बीच में, लेकिन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जो है इसमें जापान आ गया, इंडिया, यूएसए, जापान मिलकर ये मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराने लगे, तो ये ट्राइलेटरल हो गया। अब हाल ही में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो चुका है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, ये चारों मिलकर जो है क्या करेंगे, ये मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट कराएंगे। ओके, इसी के बारे में बोला गया है। और बराबर में इसका लास्ट आर्टिकल है यहाँ पर प्रीलिम्स रिलेटेड। ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, हाइब्रिड मॉडल ऑफ स्मार्ट फैंस। यहाँ पे एक जो है फैंस वगैरह आप कह सकते हो, जो फैंस क्या होती है, एक तरीके से दीवार वगैरह है ना, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दीवार वगैरह को यहाँ पे बनाया जा रहा है, कि स्मार्ट फेंस बनाई जा रही है, बाउंड्री जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, बाउंड्री कह सकते हो, या फिर वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो आर्मी हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव इट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस अलोंग द एलएसी पर यहाँ पे सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जो स्मार्ट जो फैंसिस वगैरह होती हैं, जो बॉर्डर होते हैं, एग्जिस्टिंग बॉर्डर होते हैं, वो उसको टर्न कर रहे हैं हम लोग स्मार्ट फैंसिस के अंदर में, हम उसे स्मार्ट फैंसिस बना रहे हैं, यानी कि और भी ज़्यादा वो उसमें इंप्रूवमेंट मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है उसके अंदर ना। आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल में हमें ये वाला एडिटोरियल नज़र आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये एडिटोरियल का हमारा अपोजिट पेज है। ये किस चीज़ के बारे में है, ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल के बारे में है। ठीक है, एफटी कह लो आप, फॉरेनर ट्रिब्यूनल के बारे में है। ये बेसिकली बोला गया है जो ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल ये एफटी है क्या, फिर उसके बाद ये आर्टिकल आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो एफटी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको कवर करेंगे। तो ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल आपके जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल्स, फॉरेनर ट्रिब्यूनल इन आसाम, बेसिकली आसाम की ही बात हो रही है आर्टिकल में भी। तो जो ये ट्रिब्यूनल है ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है, यहाँ पे आप जजेस वगैरह कह सकते हो। एक जुडिशियल बॉडीज है जो कि डिटरमाइन करती है कि जो पर्सन है वो जो यहाँ पे इंडिया में वो इलीगली इज स्टेइंग इलीगली इज अ फॉरेनर और नॉट, यानी कि यहाँ पे जो भी पर्सन रह रहा है वो इलीगली फॉरेनर है या फिर नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे पता लगाया जाता है इस फॉरेनर ट्रिब्यूनल के द्वारा। यानी कि आप कह सकते हो जो ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक ऐसी बॉडी है, एक जुडिशियल बॉडी है जो कि देखती है कि कोई पर्सन इलीगली फॉरेनर यहाँ पर इंडिया में तो नहीं रह रहा है। ठीक है, रह रहा है तो फिर यहाँ पर उसके अगेंस्ट यहाँ पे सारा काम वगैरह करा जाता है।
ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो एवरी इंडिविजुअल हुज नेम डज नॉट फिगर इन द फाइनल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, एनआरसी में जो जिनका भी नाम जो है फिगर आउट नहीं हुआ था, उन्हें यहाँ पर कैन रिप्रेजेंट हिज और हर केस इन फ्रंट ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। यहाँ पे जिनका नाम भी एनआरसी के अंडर में नहीं आया था, तो क्या इनकी जिनका नाम फिगर नहीं हुआ था लास्ट फाइनल लिस्ट में, तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपना केस लेकर यहाँ पर जाएंगे अपीलेट अथॉरिटी यानी फॉरेनर ट्रिब्यूनल, एफटी के सामने जो है अपना केस लेकर जाएंगे और एफटी जो है डिसाइड करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। यानी कि पूरा पूरा एफटी के हाथ में ये सारी चीज़ें, फॉरेनर ट्रिब्यूनल के हाथ में ये सारी चीज़ें कि डिक्लेयर करना कि कौन सा इलीगल फॉरेनर है जो कि इंडिया में है और कौन सा नहीं है, ठीक है, पूरा पूरा एफटी के हाथ में। ओके, नाउ फॉरेनर ट्रिब्यूनल के जो है मेंबर कैसे, कौन कौन से मेंबर होते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो एफटी का मेंबर होता है ये अपॉइंट करा जाता है अंडर फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट 1941 के अंडर में। ओके, और जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1984 है, ये जो है इन दोनों के अंडर में जो है क्या होता है, अपॉइंट करा जाता है एज पर दी गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो है गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस जो इशू करती रहती है टाइम टू टाइम, तो वो सारी गाइडलाइंस को भी देखते हुए इसको अपॉइंटमेंट करा जाता है। जो मेंबर है एफटी का वो रिटायर करा जाता है, सॉरी एक सेकेंड, रिटायर नहीं करा जाता, जो मेंबर है एफटी का वो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होता है, ठीक है, वो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकता है। अगर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी विद जुडिशियल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नॉट बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स। यानी कि ये जो एक कंडीशंस हैं जो कि यहाँ पर मेंबर बन सकता है एफटी का, यानी कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, नॉट बिलो द एज ऑफ 35 ईयर, 35 ईयर्स यहाँ पर जो है उससे कम ना हो, 35 साल हो या फिर 35 साल से ज़्यादा हो लेकिन 35 साल से कम ना हो, एटलीस्ट 7 साल का तो एक्सपीरियंस हो, 7 साल उसने प्रैक्टिस करी हो, तभी जाकर वो एफटी का मेंबर बन सकता है। ओके, कौन, एक एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग जो रिटायर्ड जुडिशर हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, उनको भी यहाँ पर हम लोग एफटी का मेंबर बना सकते हैं। एक जो मेंबर है, अ मेंबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैव फेयर नॉलेज ऑफ ऑल दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यानी कि जो मेंबर होगा एफटी का, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल का मेंबर बनेगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि उसे लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जैसे कि आसाम की लैंग्वेज आनी चाहिए, आसमीज, बंगाली, बोडो और इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए ताकि जो फॉरनर्स हैं, ठीक है, उनसे अच्छी तरीके से जो है कॉन्टैक्ट कर सकें, एज वेल एज कन्वर्जेंट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द फॉरनर इशूज़। यानी कि पूरी तरह से जो है फॉरनर है उससे अच्छी तरीके से जो है बात कर सके, ठीक है। नाउ हमने पूरी तरह से एफटी को, फॉरेनर ट्रिब्यूनल को कवर कर लिया, एक एक पॉइंट इसके बारे में। अब आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है यही अपना सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है, यही अपना सही से काम नहीं कर रही है। एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिनका नाम ले रखा है यहाँ पर इन्होंने नूरजहां नेसा। इनसे बोला गया कि ये प्रूव करें कि ये कैसे यहाँ पर शी इज़ इंडियन बिफोर फॉरनर्स। तो यहाँ पर ये प्रूव करें एफटी के सामने, जो है हमारे फॉरेनर ट्रिब्यूनल है, इसके सामने प्रूव करें कि ये इंडियन कैसे हैं, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे इंडियन थी ये बोला जा रहा है, तो इन्होंने काफ़ी सारे जो सेवरल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे प्रोड्यूस करे इसके ट्रिब्यूनल के आगे, फॉरेनर ट्रिब्यूनल के आगे, इस बॉडी के आगे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आए। तो उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें टैकल आउट करी गई। उसके बाद इन्होंने, नेसा वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू सस्पेक्टेड फॉरनर्स हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देमसेल्व्स। यानी कि बोला जा रहा है कि काफ़ी सारे जो है लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब होते हैं इंडिया के होते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है एफटी के आगे, ठीक है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल के आगे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। क्यों फेस करने को मिलती है, क्योंकि आजकल के टाइम पे ये जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है सही से काम नहीं करते। ये बोला जा रहा है ये आर्बिट्रेरीली और कैल्यूसली, यहाँ पे दो वर्ड याद रखना, आर्बिट्रेरीली और कैल्यूसली यहाँ पर काम करा जा रहा है इनके द्वारा। आर्बिट्रेली का मतलब यह है ऑन द बेसिस ऑफ अ रैंडम चॉइस एंड रेदर देन एनी रीजन और सिस्टम आप कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आर्बिट्रेली का मतलब है कि भाई अपनी चॉइस से ही काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल वाले, ठीक है, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से लगे पड़े हैं और कैलकुलसली काम कर रहे हैं। यानी कि शो आप कह सकते हो, इट शोज एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। हाँ, आप ये कह सकते हो, ठीक है। यानी कि क्या होगा इसमें कि जो दूसरा पर्सन है उसके रिगार्डिंग जो है डिसरिस्पेक्ट दिखाना या फिर क्रूअल तरीके से जो है, निर्दयी तरीके से जो है सारी चीज़ों को टैकल आउट करना, ये काम दिखाया जा रहा है एफटी के द्वारा। यानी कि एफटी जो है आज के टाइम पे सही से काम नहीं कर रहा है। दो वर्ड याद रखना, आर्बिट्रेली, यानी आर्बिट्रेली मतलब होता है अपनी चॉइस से काम करना, अपनी मर्जी से जो उसे ठीक कर लग रहा है वही काम करे जा रहा है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे एट दी लास्ट आर्टिकल में बोला गया कि भाई अर्जेंट नीड है हम लोगों को कि भाई कोई प्रोसीजर्स वगैरह बनाए जाए जो कि फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है वो फॉलो करेंगे, जो है कुछ ऐसा प्रोसीजर वगैरह बनाना चाहिए।
प्रोसीजर फॉलोड बाय दी एफटी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, यहाँ पे बेसिकली यही बात हो रही है कि जो एफटी आज के टाइम पे सही से काम नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एफटी आगे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोसीजर्स वगैरह बनाने चाहिए ताकि वो फॉलो अप करें। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये आर्टिकल दिखेगा। ये आर्टिकल है ट्रियम्फ ऑफ होप के बारे में, यानी कि न्यूजीलैंड में अभी एक नई प्राइम मिनिस्टर जो है आपको पता होगा चूज होकर आई हैं। ठीक है, तो नाम क्या है उनका न्यूजीलैंड की, जो यहाँ पर जेसिंडा आर्डन वॉज एक्सपेक्टेड टू विन सैटरडे। इन्होंने सैटरडे में जो है ये आप कह सकते हो इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता है। ये प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, तो इन्होंने जो है ये इलेक्शन वगैरह जीता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता है लेबर पार्टी का इलेक्शन जीता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इनके बारे में बताया गया, इनकी तारीफें करी गई हैं कि भाई ये जो वुमेन है ये अलग ही आप कह सकते हो दिखाई दे रही है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इन्होंने अपना लॉकडाउन भी काफ़ी अच्छे से, यहाँ पर जो कोविड-19 की सिचुएशन जब सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को निपटाया और कोविड-19 को पूरी तरह से इन्होंने न्यूजीलैंड में फैलने से भी रोका। ओके, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकी जो है तारीफ वगैरह करी जा रही है आजकल न्यूज़ में। तो इनके बारे में आर्टिकल आया था, इसी बस इतना याद रखना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा। ये आर्टिकल जो है अगर आपने पढ़ना चालू कर दिया तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इस तरीके का आर्टिकल है, दिमाग घूम जाएगा। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है इनोवेशंस की। जो इंडिया है आज के टाइम पे वो अच्छा खासा यहाँ पे इनोवेशंस वगैरह कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे नए नए ब्राइट स्पॉट्स हैं इंडियाज इनोवेशन में। ठीक है, इंडिया इनोवेशन क्या होता है, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना। तो इंडिया अच्छी तरीके से इनोवेशन कर रहा है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर फिर भी काफ़ी सारी बातें करी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे फालतू की बताई गई हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया कंट्री जो है वो ग्रो हो रही है। ठीक है, और अगर हम बात करें 2035 तक वो और ज़्यादा ग्रो होगी। ठीक है, 2035 तक जो आप अगर हम बात करें तो इंडिया की जीडीपी है वो भी ग्रो होगी। और उसके बाद यहाँ पे बात करी गई कुछ जो इन्वेंट कराए लोगों ने उसके बारे में, जैसे कि क्रिस्पर कैस9 जो इन्वेंट कराया, अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला है दो केमिस्ट्री के फील्ड में, दो वीमेन को। ठीक है, तो उसके बारे में बात करी गई है कि ऐसे ऐसे इन्वेंशन हो रहे हैं आज के टाइम पे, इनोवेशंस बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया के बारे में बात हुई है कि इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने अभी ऑर्गेनाइज किया कोलेबरेटिव नॉलेज क्रिएशन, यानी कि अपने जो समिट रखे थे, ये यहाँ पे आपको पता है वैभव समिट हुआ था अभी रिसेंटली। क्या नाम था इसका, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो इनके बीच में समिट हुआ कि जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो सब मिलकर काम करेंगे, जो आज के टाइम पे इंडिया में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे फेस आउट करा जा सकता है। तो उसके बीच में यहाँ पर समिट वगैरह हुई थी। और जो यहाँ पर आजकल के टाइम पे फिर इनोवेशंस के बारे में बताया गया है कि भाई यहाँ पर अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्वेंशन बताए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर नई नई आती गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर नई नई लाई गई हैं। ठीक है, वैसे तो इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ बकवास हैं। ठीक है, आप इनोवेशन के बारे में पढ़ सकते हो कि इनोवेशन की फील्ड में जो है इंडिया वो कैसे बढ़ रहा है, तो ये आप अपने तरफ से अलग से लिख सकते हो। लेकिन ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल काफ़ी हटकर है और इस आर्टिकल से जो है काफ़ी सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो ईजिली। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो है बोला जा रहा है इनोवेशन जो भी है, जो भी नई नई चीज़ें हम लोग इन्वेंट करते हैं उसमें एक कह सकते हो आप रिस्क भी होता है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, वहाँ पर एक इंसेंटिव्स वगैरह देनी चाहिए। इंसेंटिव्स एक पैसा वगैरह किसी तरीके से एक इंसेंटिव प्रोवाइड कर दी जाए बंदे को, तो वो खुश रहेगा। ठीक है, वो कहेगा कि हाँ चलो वो उतना अपने रिस्क पे करके अपने रिस्क पर जो है वो चीज़ों को इन्वेंट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इंसेंटिव ही नहीं रहेगा तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इंसेंटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने काफ़ी सारे ऐसे फ्रेमवर्क बना रखे हैं कि काफ़ी सारे अच्छी तरीके से इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है। देखोगे यहाँ पर इट इज़ इंसेंटिव विजिटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद सेवरल स्कीम्स। काफ़ी सारे स्कीम्स हैं हमारे पास जो कि हम जिसके थ्रू इंसेंटिव प्रोवाइड करवाते हैं। और देखोगे ये जो पूरा हाईलाइट कर रखा है ये सारी स्कीम के बारे में बताया गया है, जैसे कि इंस्पायर स्कीम, किरण स्कीम। इंस्पायर में आप देखोगे इसकी फुल फॉर्म क्या बताई हुई है, किरण की फुल फॉर्म क्या बताई हुई है, SIH की स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स की बताई हुई है, AIM अटल इनोवेशन मिशन, BIG बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सारी स्कीम्स हैं, स्टार्स स्कीम। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स के थ्रू हम लोग इन्वेंशंस के लिए जो है इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दो कुल मिला के बात हो रही है, इंडिया जो है वो ग्रो हो रहा है इन्वेंशन के एरिया में भी और काफ़ी सारे एरिया में भी ग्रो हो रहा है, और आने वाले टाइम में भी जो है इंडिया वो ग्रो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। मैं तो कहूँगा कि आप लोग अगर आर्टिकल स्किप कर दो तो कोई भी बात नहीं है, इस आर्टिकल में आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इंडिया, बस खाली आप ये याद रखना इंडिया के बारे में, इंडिया और इनोवेशंस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि इंडिया जो है आज के टाइम पे वो इनोवेशंस पे, नए नए इन्वेंशंस के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाता है या नहीं करवाता, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ओके,
तो इसी के बारे में ये आर्टिकल था बेसिकली। और ये आर्टिकल जो है हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, 2 आर्टिकल है मेरे पास, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 आर्टिकल्स को डिस्कस करना, ये मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यार मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो मेरे को कुछ दिन में टाइम मिल जाएगा तो मैं आपके लिए 2 आर्टिकल को डिस्कस करना है, मुझे याद है वो कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करना है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। ये और एक और आर्टिकल है, ओके, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं अभी यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अकेले मैनेज करता हूँ, तो अकेले मैनेज नहीं कर पाता हूँ सारी चीज़ें, ओके। तो मैं उसके बारे में आर्टिकल बना के डाल दूंगा, डोंट वरी, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।